नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जहां एक तरफ जाटलैंड को साधने में जुटे हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश ने 2022 के लिए नया नारा दिया है। तो वहीं प्रयागराज हंगामे को लेकर रेल मंत्री ने छात्रों से अब शांति बनाए रखने की अपील की और कमेटी बनाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है। उधर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा और इस सब के बीच आज पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर तिरंगा फहराया तो पीएम मोदी ने भी वीरों को नमन किया। अलग अलग अंदाज भी दिखाई दिए। तो वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने तिरंगा फहराया और साथ ही अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट में शौर्य की अप्रतिम तस्वीरें भी दिखाई दी। दिल्ली में अमित शाह की जाट नेताओं के साथ बैठक के बाद यूपी की सियासत में अब हलचल मच गई है। अमित शाह ने जयंत चौधरी को लेकर बड़ा बयान दिया है जिससे आने वाले दिनों में राजनीति गरमाना तय माना जा रहा है। जाट नेताओं से अमित शाह ने साफ किया कि बीजेपी भी जयंत चौधरी को चाहती है लेकिन उन्होंने गलत घर चुना है। वहीं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने भी जयंत चौधरी के लिए दरवाजे खुले होने की बात कही। जयंत चौधरी को लेकर बीजेपी का नरम रुख यूपी के राजनीति में नए समीकरण के संकेत दे रहा है, क्योंकि बीजेपी नेताओं ने चुनाव के बाद भी गठबंधन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। जयंत चौधरी की पार्टी का गठबंधन फिलहाल अखिलेश यादव के साथ है, लेकिन भाजपा की ओर से मिल रहे ऑफर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो जयंत पर बीजेपी अब डोरे डालती दिख रही है। शाह की बिसात आखिर कौन कौन सा? जयंत को लेकर बहुत संभावनाएं हैं। जयंत के लिए दरवाजे खुले हैं, ये कह रहे हैं बीजेपी नेता। चुनाव के बाद भी संभावनाएं कायम हैं। बीजेपी इस बात को अब खुलकर कह रही है। जयंत चौधरी जी को लेकर जो उन्होंने बोला कि आगे बहुत सारी संभावनाएं हैं इलेक्शन के बाद, अभी तो उन्होंने क्योंकि एक घर चुन लिया है, इलेक्शन के बाद में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, तो यहाँ के लोग, सारे समाज के लोग जयंत से बात करेंगे और पार्टी का दरवाजा हमेशा उनके लिए खुला है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं। हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, इस बैठक के खत्म होने के बाद बीजेपी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। अमित शाह कह रहे हैं कि हम भी जयंत को चाहते हैं लेकिन गलत घर चुन लिया है। मतलब चुनाव से बाद की भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा रहा। पश्चिमी यूपी में पूरी तरह से जान लगा दी है बीजेपी ने। देखिए, ये जो संदेश है इसके पीछे दो बातें छुपी हुई हैं। इसको अगर डिकोड करना हो संदेश को तो बहुत साफ है कि एक तो जो साफ कहना है कि किसी भी तरह से आरएलडी का जो कार्यकर्ता भी है वो भी नहीं चाहता कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, क्योंकि 2012 से लेकर 2017 की सरकार सबने देखी है, मुजफ्फरनगर दंगा सबने देखा है। तो ये एक संदेश पूरे पश्चिम में पहुंचाने का ये एक उद्देश्य है कि आरएलडी का कार्यकर्ता भी नहीं चाहता। आरएलडी का कार्यकर्ता भी ये बताता है कि जयंत चौधरी ने गलत दल के साथ अलायंस कर लिया है। तो पहला संदेश तो ये है। दूसरा संदेश ये है कि चुनाव जो है, राजनीति जो संभावनाओं का खेल है। संभावना ये है कि अभी हम जो उत्तर प्रदेश के मंत्री है भूपेंद्र चौधरी उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आरएलडी का सबसे बेस्ट प्रदर्शन जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन में ही रहा है, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात हो या लोकसभा चुनाव की बात हो। तो संदेश साफ है कि चुनाव जो है, राजनीति जो है, संभावनाओं का खेल है। किसी भी तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि अब बहुत नजदीक चुनाव है तो चुनाव से पहले की सारी संभावनाएं खत्म हो गई हैं और संदेश ये पहुंचाने की कोशिश है कि आरएलडी का कार्यकर्ता भी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहता है, इसलिए आरएलडी का कार्यकर्ता भी भाजपा के लिए वोट करेगा। बिल्कुल, तो दो तरह से डिकोड करने की आपने बात यहां पर पवन कही है। एक तरफ तो इस तरह की बात कहकर आरएलडी के हर एक कार्यकर्ता तक वो संदेश पहुंचाना जो ये मान रहे हैं कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, वो ऐसा नहीं होते देखना चाहते। और दूसरा, चुनाव के पहले की संभावनाएं यदि खत्म भी हुई हैं तो दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं है। चुनाव के बाद भी यदि जयंत साथ आना चाहें तो उस पर भी बीजेपी राजी है। लेकिन आज जो जाट नेताओं के साथ मुलाकात हुई है उसमें किन बातों पर सहमति बनी है, क्या तय हुआ है?
देखिए, ये कई सारी बातें हुई और गन्ना किसानों के पेमेंट को लेकर बातचीत हुई, तो गृह मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद लगातार इसमें तेजी आई है और अब तक बहुत पैसा जो है गन्ना किसानों के खाते में सीधा पहुंचने लगा है। अब अगर कोई समस्या भी आती है तो उसको और भी राज्य सरकार से बातचीत करके उसमें वो और तेजी लाने का काम करेंगे। दूसरी बात, आरक्षण को लेकर चर्चा हुई तो कई सारे लोगों ने जाट आरक्षण को लेकर मांग की कि वो केंद्रीय स्तर पर एक जाटों के लिए आरक्षण का ऐलान करे सरकार। तो इसको लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जैसी परिस्थिति आगे बनेगी उस पर हम विचार करके आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो मांग है जाटों की, जबकि रिप्रेजेंटेशन की बात थी, एक चर्चा आई कि जाटों का इस समय कोई भी केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं है, तो उन्होंने कहा कि संजीव बालियान मेरे छोटे भाई हैं, इनको किसी भी ये महत्वपूर्ण बातें अमित शाह की तरफ से की गई। लेकिन इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पे आरएलडी के नेता इंद्रजीत जी भी जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत जी, बीजेपी की तरफ से अब खुला इन्विटेशन है, चुनाव के बाद भी दरवाजे खुले हैं। खुद अमित शाह कह रहे हैं कि हम चाहते हैं जयंत चौधरी को, बस उन्होंने गलत घर चुन लिया है। कोई बात नहीं है, गलत, ये टाइम भी गलत है उन्होंने तो कहा गलत घर है, मैं कहूंगा ये टाइम ठीक नहीं है, क्योंकि अब जो बीजेपी है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली बीजेपी नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं है, ये अमित शाह जी की बीजेपी है। इसलिए जो अभी प्रलोभन जो दे रहे हैं, जो कह रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, शायद इस पर विचार अभी होने वाला नहीं है। तो आप साफ कह रहे हैं कि इस पर विचार होने वाला नहीं है, लेकिन वो तो पोस्ट इलेक्शन अलायंस की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि बाद में भी यदि आप लोग आना चाहें, और कहीं ना कहीं रालोद के भी कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि अखिलेश सीएम ना बने, तो उन तक भी ये संदेश पहुंचाया गया है कि हमको जयंत चौधरी से परहेज नहीं है, बस गलत घर में है वो। ऐसा मैंने आपको, मैडम जी, आपको बताया है कि समय की बात है और टाइम और सिचुएशन की पोजीशन है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये बीजेपी होती तो हो सकता है मेरे को कोई शंका होती, बाकी मेरा राष्ट्रीय हाईकमान है, पर जितने मुझे हाईकमान में की कार्यशैली पे भरोसा, जो कार्यशैली उनकी है, जो आगे अभी युवा है, सारी उम्र उनकी पड़ी है, मुझे नहीं लगता कि ये प्रस्ताव पे कोई विचार होगा, क्योंकि जयंत चौधरी जी आज अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अपने समाज की, अपनी पगड़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका एक ही मकसद है, आपने देखिए उन्होंने कोई भी विधानसभा का क्षेत्र नहीं चुना चुनाव लड़ने के लिए, वो एक एक कार्यकर्ता को लड़वाने के लिए प्रत्येक विधानसभा में जाएंगे और बताएंगे कि मेरी पीठ पे कितनी लाठी लगी है। आज देख लीजिए आपको कहाँ रहना है, प्रलोभन बहुत आएंगे। जब ये समय आता तो गणेश जी को दूध भी पिला देते हैं, ये समय पे कुछ भी कर सकती है बीजेपी। ठीक है, तो आपका यह कहना है कि आपको नहीं लगता कि फिलहाल इस तरह की किसी भी बात पर विचार होगा, चुनाव नजदीक है, लेकिन भाजपा ने अपनी तरफ से इन्विटेशन साफ किया है कि पोस्ट पोल अलायंस भी, मतलब अगर चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद भी यदि जयंत चौधरी साथ आना चाहे या रालोद साथ आना चाहे तो दरवाजे हमेशा खुले हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए इंद्रजीत जी। तो जाट नेताओं ने अमित शाह का शॉल उड़ाकर और पगड़ी पहनाकर हल भेंट करके स्वागत किया। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान धर्मेंद्र प्रधान, संजीव बालियान भी मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने 3 जाट राज्यपाल दिए हैं, जाट समुदाय ने हमारा हमेशा समर्थन किया है। मुलाकात के दौरान जाट आरक्षण करने को लेकर भी उन्होंने बात कही। दरअसल पश्चिमी यूपी में जाटों की आबादी 17% है, करीब 120 सीटों पर इस वोट बैंक का असर बताया जाता है। ऐसे में वोटिंग से पहले अमित शाह जाट समुदाय को साधने की बड़ी कोशिश में लगे हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी में पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान होगा। बात ये पॉइंट कुछ मीटिंग के अंदर के जो बाहर नहीं बता सकते। माहौल सद्भावनापूर्ण वातावरण में, आत्मीय वातावरण में बातचीत हुई है, दोनों तरफ से संवाद हुआ है और आखिर में सबने उम्मीद जताई है कि पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। हमारी उम्मीद है, सबने आश्वासन दिया है। मैं समझता हूं कि आज की इस मीटिंग के बाद में जरूर एक मैसेज जाएगा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अगर उनसे कोई वादा किया है तो वे निश्चित तौर पर सोचेंगे। जो उनका आक्रोश था किसान आंदोलन को लेकर, मैं समझता हूं कि उसमें निश्चित तौर पर कमी आएगी। गृह मंत्री जी ने हमें आरक्षण का भी भरोसा दिया है और हमारी मांग, सुरक्षा, विकास, वो सारी चीजें हमारे प्रदेश में लागू हो रही हैं। हमें बीजेपी की सरकार चाहिए, हम बीजेपी के साथ हैं। बागपत और शामली क्षेत्र की है, उन्होंने भुगतान को रोका हुआ है, उस पे उन्होंने कहा कि शीघ्रता से समाधान होगा और गन्ना उत्पादक किसान कभी भी अपने को असहाय महसूस नहीं करेगा, समय से भुगतान होगा और समय आगे आएगा तो रेट भी बढ़ाने का उन्होंने भरोसा दिया है।
और इस वक्त एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए गठबंधन से जुड़ी हुई है बहुत बड़ी खबर है। निषाद पार्टी को 15 सीटें मिलेंगी और 11 सीटों पर निषाद पार्टी का सिंबल होगा। 4 सीटों पर भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे उम्मीदवार। तो टिकट बंटवारे को लेकर कितनी सीटें जाएंगी निषाद पार्टी के खाते में, उस पर तस्वीर स्पष्ट हो गई है। निषाद पार्टी को 15 सीटें मिलेंगी, 11 सीटों पर निषाद पार्टी का सिंबल होगा। अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे कैंडिडेट। तो 4 सीटों पर भाजपा के सिंबल पर उम्मीदवार लड़ेंगे। निषाद पार्टी जो कि गठबंधन में है भाजपा के साथ, एनडीए का हिस्सा है, उसको 15 सीटें मिलेंगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक जो पसोपेश बनी हुई थी वो स्थिति साफ हो गई है। 15 सीटें निषाद पार्टी को मिलने जा रही है। 11 सीटों पर निषाद पार्टी का सिंबल होगा, जबकि 4 सीटों पर भाजपा के सिंबल पर उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, निषाद पार्टी को 15 सीटें मिली है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, जिनमें से 11 सीटों पर निषाद पार्टी के सिंबल पर ही उसके उम्मीदवार मैदान में होंगे, जबकि 4 सीटों पर भाजपा के सिंबल पर लड़ेंगे उम्मीदवार। संजय निषाद जो कि अध्यक्ष है निषाद पार्टी के, लगातार उनसे सवाल किया जा रहा था कि सीट बंटवारे को लेकर क्या फॉर्मूला तय हुआ है, लेकिन स्पष्ट जवाब वो नहीं दे रहे थे। लेकिन अब तस्वीर स्पष्ट हो चली है कि निषाद पार्टी को 15 सीटें दी जा रही हैं भाजपा की तरफ से। 11 सीटों पर निषाद पार्टी का सिंबल होगा और 4 सीटों पर भाजपा के सिंबल पर उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। तो एनडीए गठबंधन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी, 11 पर अपने सिंबल पर उम्मीदवार उतारेगी और 4 सीटों पर भाजपा के सिंबल पर कैंडिडेट्स उतरेंगे। बढ़ते हैं आगे। अमित शाह के जाट नेताओं से मुलाकात पर विपक्ष ने अब निशाना साधा है। कांग्रेस और बीएसपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, आपको दिखाते हैं कि मैं किसी किसान से नहीं मिलूंगा। अमित शाह ने कहा था नहीं मिलूंगा, आज उनको जाट लीडर याद आ रहे हैं, किसान याद आ रहे हैं। यानी स्पष्ट हो चुका है कि किसानों ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया है, अब उनको भगाने की तैयारी है। और किसान कहते थे कि वो हमसे कोई नाराज नहीं है, तो काहे की बैठक बुला रहे हैं। जनता पार्टी ने कोई एक काम जनता के लिए नहीं किया है, लिहाजा अब मिलने का दौर, चाहे जितना भी मेहनत कर ले भारतीय जनता पार्टी, जितना भी छलावा कर ले, जितना भी छल कर ले जनता के साथ, लोगों के साथ मिल के अगर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए करेंगे, वो सिर्फ सपना ही दिखा सकते हैं, जुमलेबाजी ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इस सब के बीच भाजपा कल से एक बार फिर से चुनावी जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से कई जगह डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आएंगे। अमित शाह 27 जनवरी को मथुरा और गौतम बुद्ध नगर में जनसंपर्क अभियान करेंगे, तो 29 जनवरी को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर और 31 जनवरी को रामपुर और संभल में प्रचार करेंगे। अमित शाह 2 फरवरी को कन्नौज और कानपुर नगर जाएंगे। उधर सीएम योगी 27 जनवरी को बिजनौर और मुजफ्फरनगर में सभाएं करेंगे। 28 जनवरी को वो बदायूं और कासगंज में होंगे। 29 जनवरी को जालौन और कानपुर देहात के दौरे पर रहेंगे और इसके बाद 30 जनवरी को आगरा और मैनपुरी में प्रचार करेंगे। 31 जनवरी को वो मेरठ और हापुड़ में घर घर चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 जनवरी को शाहजहांपुर और आंवला में चुनाव प्रचार करेंगे। नड्डा 29 जनवरी को इटावा और औरैया और 30 जनवरी को फिरोजाबाद और हाथरस में रहेंगे। 1 फरवरी को नड्डा हमीरपुर और महोबा जाएंगे। और फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। संघमित्र मौर्य प्रत्याशियों का कराया नामांकन। आगरा में अनोखे अंदाज में किया जा रहा चुनाव का प्रचार। बीजेपी कार्यकर्ताओं हाथों में केंद्र और प्रदेश सरकार के कामकाज वाली तख्तियां लेकर आए नजर। झांसी में तीसरे चरण के मतदान को लेकर पुख्ता इंतजाम, नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशी। जिले की 4 विधानसभा सीटों में नामांकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 होनहार बालक को दिया राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। बच्चों के नाम मोहम्मद शादाब और चंद्र सिंह चौधरी।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का राष्ट्र के नाम संबोधन, कहा कोरोना से लड़ाई चुनौती। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किया संबोधित, बोले अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू। जाटों को साधने की कोशिश तेज, कल अमित शाह 253 जाट नेताओं से करेंगे मुलाकात। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक, यूपी के उम्मीदवारों के नाम हुए थे। पीएम मोदी भी वर्चुअल तरीके से बैठक में रहे मौजूद। बीजेपी का दामन थामने के बाद दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले आरपीएन सिंह, सीएम योगी से भी की मुलाकात। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता कांग्रेस आरपीएन सिंह ने छोड़ी कांग्रेस, बीजेपी में हुए शामिल। धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, केशव मौर्य, अनुराग ठाकुर और दिनेश शर्मा ने दिलाई सदस्यता। केशव मौर्य, अनुराग ठाकुर और दिनेश शर्मा ने आरपीएन सिंह को दिलाई सदस्यता। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मैं बीजेपी में यूपी के प्रादेशिक नेतृत्व की उपस्थिति में यूपी में कई भूमिका को निभाते हुए भारत सरकार में मंत्री रहे आरपीएन सिंह का स्वागत करता हूं। शशि वाले और राजेंद्र अवाना भी बीजेपी में हुए शामिल। आरपीएन सिंह ने कहा, बीजेपी परिवार में शामिल होने पर सबको हृदय से धन्यवाद। आरपीएन सिंह ने कहा, 32 साल से मैं एक परिवार में रहा, लेकिन अब कांग्रेस पहले जैसी नहीं रही। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल था आरपीएन सिंह का नाम। जितिन प्रसाद, अदिति सिंह पहले ही छोड़ चुके हैं कांग्रेस। आरपीएन सिंह ने सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 2 सरकार में रह चुके हैं गृह राज्य मंत्री। आरपीएन ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा, जब पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है, मैं राजनीतिक जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं। ट्वीट करने से पहले आरपीएन सिंह ने बदला अपना ट्विटर अकाउंट। सूत्रों के हवाले से खबर, आरपीएन सिंह की पत्नी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लड़ सकती हैं चुनाव। आरपीएन सिंह जाएंगे राज्यसभा। आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ने पर सुप्रिया श्रीनेत का बयान, कहा, कायर लोग ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसे लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। आरपीएन सिंह के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद योगेंद्र सिंह बेनी ने अपने साथियों के साथ प्रदेश कार्यालय के समक्ष पटाखे छोड़े। देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी का संवाद। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर हुई चर्चा। विपक्ष पर सीएम योगी का बड़ा निशाना, ट्वीट कर लिखा, सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं किया, आप चुनाव के समय सब पहने हैं तरकस। सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना, कहा, वो खुद को कहते हैं समाजवादी, लेकिन नस नस में दौड़ रहा तमंचावाद। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का बयान, चुनाव में बीजेपी का मुद्दा सिर्फ विकास, अखिलेश यादव पर भी दिखे हमलावर। शाहजहांपुर में बीजेपी के कद्दावर मंत्री सुरेश खन्ना ने समाजवादी पार्टी को बताया अपराधियों और माफियाओं की पार्टी, कहा, जनता तय करेगी किसे देना है वोट। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भोजपुरी कविता के जरिए बीजेपी पर साधा निशाना, कहा, नफरत और खफलत खत्म होगा, अखिलेश का राज आएगा। वाराणसी की शिवपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं ओपी राजभर, सुभाषणा के प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने किया दावा। पश्चिमी यूपी में ये चुनाव प्रचार तेज करेगी बीजेपी। 27 जनवरी को मथुरा जा सकते हैं अमित शाह, गौतम बुद्ध नगर का कर सकते हैं दौरा। अपना दल ने पहले और दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जा रही। लिस्ट में 15 नेताओं के नाम शामिल। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना, बोली, यूपी में कानून का नहीं अत्याचार का राज। राजनाथ सिंह 27 जनवरी को बागपत और गाजियाबाद का करेंगे दौरा। पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार को लेकर झोंकेंगे ताकत। 2 फरवरी को चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी मायावती। आगरा में होनी पहली जनसभा, सतीश चंद्र मिश्रा ने ट्वीट कर दी जानकारी। 384 लोगों को वीरता पुरस्कार का ऐलान, नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल। उत्तराखंड में कुछ सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से खबर, हरीश रावत को रामनगर की बजाय किसी और सीट से दिया जा सकता है टिकट। भारी बगावत के बाद बड़ी आला कमान की टेंशन। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह ने छोड़ी पार्टी, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। कैलाश शर्मा को टिकट देने से है नाराज।
कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह का बड़ा ऐलान, कहा चुनाव नहीं लड़ा तो घर बैठने वाला नहीं, बीजेपी का करूंगा नींद हराम। चौबट्टा खाल में सतपाल महाराज अभी भी ना डरे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने किया नामांकन, सीएम धामी नामांकन में हुए शामिल। नैनीताल सीट पर कांग्रेस। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। देश भर में 73वां गणतंत्र धूमधाम से मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम दिल्ली में राजपथ पर हुआ। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। राष्ट्रपति कोविंद राष्ट्रपति भवन से किस तरह रवाना हुए, घुड़सवारों ने राष्ट्रपति को सलामी दी। उसके बाद राष्ट्रपति का काफिला राजपथ की ओर रवाना हुआ, जहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। राष्ट्रपति ने तिरंगा फहराकर सलामी दी और फिर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। तो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत की आन बान शान से जुड़ी हुई। कितनी शानदार तरीके से आज 73वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया गया, किस अंदाज में राष्ट्रपति रवाना हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी सबसे पहले वॉर मेमोरियल पहुंचे और शहीद जवानों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखा और उनको सलामी दी। प्रधानमंत्री ने वॉर मेमोरियल की विजिटर बुक में एंट्री की। वॉर मेमोरियल में पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मौजूद रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।